चार दोस्त समीर, रोहित, आकांक्षा और प्रियंका एक भूतिया डॉक्यूमेंट्री बनाने के मकसद से इस जगह पर पहुंचते हैं। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा के बीच चारों धीरे धीरे प्रयोगशाला के खंडहर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, चारों ओर सरांध की एक अजीब सी गंध से उनका सामना होता है, जो उन्हें असहज कर देती है। इस प्रयोगशाला में लगी दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने वैज्ञानिक उपकरण बिखरे पड़े हैं। सभी अपना सेटअप तैयार करते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। इस बीच समीर के कैमरे में अचानक एक साया दिखता है, जो झटके से गायब हो जाता है। समीर आवाज सुनने की कोशिश करता है, तभी उसे दूर से भारी लोहे के दरवाजे के बजने की आवाज आती है। उनके बीच का माहौल गंभीर हो जाता है और चारों उस आवाज की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन पर एक घना कोहरा छा जाता है। रोहित अचानक घबराकर बोलता है कि उसे किसी ने पीछे से छुआ है, पर पीछे कोई नहीं होता। अचानक उनकी वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज आती है। आवाज में कोई बुदबुदाता है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। प्रियंका डर के मारे पीछे हटती है और देखती है कि उनकी वैन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी समीर अपने कैमरे की स्क्रीन पर एक विचित्र इंसानी आकृति देखता है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। वह आकृति अजीब तरीके से हिलती डुलती है, जैसे कि उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी हों। चारों अपनी जान बचाने के लिए द्वार पड़ते हैं, लेकिन वे गहरे और डरावने गलियारों में फंस जाते हैं, जिनसे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। वे चारों उस खंडहर नुमा प्रयोगशाला में एक भयंकर उलझन में फंस चुके थे। रास्ता भूल चुके थे। हर दरवाजा, हर गलियारा अब एक जैसी शक्ल का लगने लगा था। चारों एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, जो उन्हें एक बड़े अंधेरे कमरे में ले जाती है। वहां टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर इंसानी हाथों के बड़े बड़े निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी ने छटपटाते हुए यहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रोहित की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक विकृत चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी होती हैं। अचानक वह चेहरा उसके बेहद करीब आ जाता है और चीखते हुए गायब हो जाता है। अभी तक की घटनाओं ने चारों के भीतर खौफ बसा दिया था, लेकिन अब उनके सामने असली डर का खेल शुरू हुआ। जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, एक भयंकर चिल्लाहट पूरे खंडहर में गूंज उठती है। आवाज मानो दीवारों में छुपी हर आत्मा के दर्द की चीख हो। समीर ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, कुछ भयानक होने वाला है। वे किसी तरह एक दूसरे गलियारे में पहुंचते हैं, जहां हवा में मरे हुए चूहों और इंसानी अंगों की गंध तैर रही थी। प्रियंका की टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक लोहे के पुराने पिंजरे पर पड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। पिंजरे के अंदर कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और दीवारों पर किसी ने खून से लिखा हुआ था, यहां कोई नहीं बचा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे की बत्तियां खुद ब खुद झपकने लगती हैं। चारों को कमरे के हर कोने से किसी के घसीटे जाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि वे उन आत्माओं के बीच घिर गए हों जो यहां कभी कैद में रखी गई थी। समीर घबराते हुए बोलता है, यह जगह हमें जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। उसी समय प्रियंका के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, तुम्हारा अंत यहां होगा। वह चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है, उसे गलियारे में एक धुंधली सी परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं और उसकी उंगलियां लंबे और धारदार नाखूनों से भरी हुई थीं। वह परछाई प्रियंका की ओर इशारा करती है और गहरी आवाज में कहती है, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। समीर और रोहित किसी तरह प्रियंका को खींचते हुए उस कमरे से दूर ले जाते हैं। तभी उनके सामने एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है, जो अजीब तरह से खुला हुआ होता है। वे तेजी से उस दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय उस भयानक परछाई का सामना करने के। आकांक्षा कांपती हुई बोलती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें तंग करने की गलती की है। परछाई उनकी दया की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हारे पास वक्त है, पर तुम में से एक को यहां अपनी आत्मा छोड़नी होगी। चारों एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें। अचानक कमरे की दीवारों से कई और परछाइयां निकलती हैं, जिनके चेहरे भी बेहद विकृत और क्रूर होते हैं। वे चारों को घेर लेती हैं और उनके कानों में दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि उनकी एक गलती ने
उन्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया है। जैसे ही वे अंतिम बार दरवाजे की ओर देखते हैं, उन्हें बाहर हल्की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन उनके कदम जमीन में जैसे जम जाते हैं। परछाइयां अब उनके करीब आ चुकी हैं। समीर एक अंतिम चिल्लाहट के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन अचानक एक अजीब शक्ति उसे हवा में उठा लेती है और उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठती हैं। बाकी तीनों यह देखकर डर के मारे पथरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कैसे बचे। अंततः खंडहर में सिर्फ उनकी चीखों की गूंज और हवा में तैरती उनकी परछाइयां बाकी रह जाती हैं। उस रात के बाद किसी ने भी उन चारों को फिर कभी नहीं देखा, और जो लोग वहां गए उन्होंने केवल दीवारों पर चारों के हाथों के निशान देखे, जैसे वे दीवारों से मदद मांग रहे हो। खंडहर फैक्ट्री की वो रात खौफनाक मोड़ पर थी, और इस बार जैसे खुद अंधेरा उन चारों का पीछा कर रहा था। उनके रूह कंपा देने वाले निशान अब भी दीवारों पर मौजूद थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या वे जीवित भी थे या केवल आत्माएं बनकर रह गए थे। समीर की चीखों के बाद प्रियंका, रोहित और आकांक्षा जैसे किसी ट्रांस में आ गए थे। उनके चेहरे पर डर और दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, इस अंधेरे से बच निकलना। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, उन्हें दीवारों पर एक डरावना चेहरा नजर आता है। वह चेहरा धीरे धीरे आकार लेकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसका मुंह पूरा खुला था, जैसे वह उनकी आत्माएं खींच लेना चाहता। रोहित की हिम्मत टूटने लगती है और वह कांपते हुए पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए हों। अचानक उस चेहरे से एक भयानक चिल्लाहट गूंज उठती है और तीनों के सामने दीवारें हिलने लगती हैं। रोहित घबराते हुए कहता है, यह जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो जाती है और उन्हें सिर्फ अपनी डर से कांपती सांसों की आवाज सुनाई देती है। वे अंधेरे में चलते रहते हैं। हर कदम के साथ उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ नुकीली हड्डियों का एहसास होता है। आकांक्षा की उंगलियां किसी ठंडी चीज को छू जाती हैं। वह घबराकर अपनी उंगली वापस खींच लेती है, लेकिन महसूस करती है कि उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया है। जैसे ही वह अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, उसके कानों में एक धीमी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। प्रियंका और रोहित उसे खींचते हुए दौड़ने लगते हैं, लेकिन चारों ओर फैली अंधकारमय छायाएं अब उनके कदम रोकने लगी थीं। अचानक एक गलियारे में वे एक पुरानी, धूल से भरी दरवाजे के पास रुकते हैं। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है और उस पर खून से लिखा हुआ होता है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। डर के मारे उनकी आवाज तक बंद हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, उनका स्वागत करता है एक घना, खून की बू से भरा हुआ कमरा। दीवारों पर इंसानी चेहरे उभरते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन आत्माओं को दर्द देने का प्रयास कर रही हो। वे चेहरे धीरे धीरे खुलकर चारों तरफ से उन पर हमला करने लगते हैं। आकांक्षा चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह जाती है और एक भयानक चीख उसके गले में ही दब जाती है। तभी रोहित का पैर फिसलता है और वह किसी अंधेरे गड्ढे में गिरता है। प्रियंका उसकी चीख सुनते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित का हाथ अचानक एक कटी हुई उंगली में बदल जाता है, जो उसके हाथ में रह जाती है। उसकी चीखते हुए उंगली छोड़ देती है और रोहित की आखिरी चीखें कमरे में गूंजती हैं। अब प्रियंका और आकांक्षा अकेले रह गए थे और उन्हें लगने लगा था कि यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी उन्हें कोने में एक और दरवाजा दिखता है और उस पर लिखा होता है, यहां पर सभी को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर असहाय निगाहों से देखते हैं, समझते हैं कि उनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। प्रियंका आकांक्षा से कहती है, ये शायद हमारा अंत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। हम बस एक फिल्म बनाने आए थे। आकांक्षा उसे गले लगाती है और रोते हुए बोलती है, अगर हमें यही करना है तो हम एक साथ करें, हमें अलग नहीं होना चाहिए। तभी एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ती है और दोनों का दिल दहला देने वाली चीखों में डूब जाता है। उन चीखों के साथ फैक्ट्री की दीवारें हिलने लगती हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह उस खंडहर फैक्ट्री के बाहर एक खोजी दल पहुंचता है। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर चारों के खून से लिखे हुए नाम मिलते हैं, लेकिन उनके चेहरे कहीं नहीं मिलते। केवल उनकी डरावनी परछाइयां दीवारों पर सदा के लिए कैद हो चुकी होती हैं। अगले दिन जब वह खोजी दल फैक्ट्री में पहुंचा, उन्हें तुरंत एक घबराहट भरी अनुभूति हुई, जैसे वहां का वातावरण खुद उनको बाहर जाने का इशारा कर रहा हो। हर कदम पर अजीब सी सर्दी का एहसास होता।
और दीवारों से आती हुई फुसफुसाहटें मानो उन्हें सतर्क कर रही थी कि वे यहां से चले जाएं। लेकिन जिज्ञासा और कर्तव्य के कारण दल आगे बढ़ता गया। जैसे ही उन्होंने अंदर का पहला गलियारा पार किया, उन्होंने फर्श पर 4 धुंधले परछाई जैसी आकृतियां देखी जो खून से सनी हुई लग रही थी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, ये तो उन चारों की परछाइयां लगती हैं। उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक एक करके उन परछाइयों की शक्ल साफ होती गई और उन पर हर एक फिल्म स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था। एक अजीब असहनीय घुटन से भरे माहौल में दल के सदस्य कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। जांच करते करते वे उसी कमरे तक पहुंचे जहां से प्रियंका और आकांक्षा की चीखें रात को सुनाई दी थीं। कमरे के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर हल्के हल्के खून के निशान उभरने लगे। ऐसा लगा जैसे उन दीवारों पर खून फिर से ताजा होकर बह रहा हो। एक पल के लिए सब सन्न रह गए और तभी उन्होंने एक पुरानी खिड़की के बाहर फैक्ट्री के जंगल की ओर एक अजीब सी आकृति देखी। जंगल में एक भयानक आकृति जैसे छाया के रूप में तेजी से फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। हर सदस्य की रूह कांप गई। वह छाया जैसे जैसे नजदीक आई, उन्होंने देखा कि वह इंसान नहीं बल्कि उन चारों की झुरी हुई परछाइयों से बनी एक विशालकाय आकृति थी। उसकी भयानक आंखें सीधे उनके दिलों में उतर रही थीं और उसकी ओर देखना भी उन्हें डर से झर बना रहा था। अचानक से कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह भयानक छाया अब कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गई थी और धीरे धीरे उसने दरवाजे पर अपनी हड्डियों जैसी लंबी उंगलियों से दस्तक देना शुरू किया। दस्तक की आवाज इतनी भयानक थी कि दल के सदस्यों के दिलों की धड़कनें थम सी गईं। दल का एक सदस्य रमेश दरवाजे के पास जाकर धीरे से देखता है कि क्या वह केवल उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह आंखों को दरवाजे की दरार से सटाता है, दरवाजे पर लगी उसकी आंखें भयानक काली ऊर्जा में बदल जाती हैं। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजती है और उसके चेहरे से उसकी आंखें खून की धारा की तरह बहने लगती हैं। बाकी सदस्य पूरी तरह भयभीत होकर उसे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। इस बीच दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे वे उन चारों की चीखों को दोहरा रही हों। दल के बाकी सदस्य उस घनी भयानक आवाज से अपने कानों को ढक लेते हैं, लेकिन वो चीखें धीरे धीरे उनकी आत्मा में घुसने लगती हैं। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, उन सभी के पैरों में कोई नुकीली चीजें चुभने लगती हैं। जमीन पर झुकते हुए वे देखते हैं कि फर्श पर इंसानी नाखून और अंगुलियों की हड्डियां बिछी हुई थीं, जो जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। उन्होंने जोर से खींचकर खुद को उन हड्डियों से छुड़ाया, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो दीवारों पर चारों फिल्म स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखती हैं, जिनमें उनकी भयानक चीखते हुए चेहरे उभर रहे थे। दल का नेता विजय स्थिति को समझने की कोशिश में बोला, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, ये आत्माएं हमें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज गूंजने लगी है। जैसे ही उसने अपना चेहरा पलटा, उसे अपनी ही परछाई में एक विकृत चेहरा दिखाई दिया, जो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। उसके बाकी साथी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाते हैं, वह परछाई पूरी तरह से विजय को निगल लेती है। उनकी आखिरी चीख कमरे में गूंजती है और एक अजीब सा ठंडा सन्नाटा फैल जाता है। अब दल के बाकी बचे सदस्य पूरी तरह से भयभीत और हताश हो चुके थे। उनके सामने एकमात्र दरवाजा अब अचानक गायब हो चुका था और उन्हें कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी कमरे के कोने में एक पुराने टीवी में अचानक से स्क्रीन चालू हो जाती है। उस पर एक खौफनाक टूटी हुई आवाज में वही चारों फिल्म स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आखिरी शब्दों में खून से लिखा हुआ संदेश उभरता है, यहां से कोई भी बच नहीं सकता, तुम सभी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। फिर अचानक टीवी के अंदर से चारों आत्माओं की चीखें निकलकर पूरे कमरे में फैल जाती हैं और उनके हाथ, उनकी गर्दन और उनके शरीर को खींचने लगती है। अंत में पूरा दल उन आत्माओं के कब्जे में आकर उनकी तरह परछाइयों में बदल जाता है। फैक्ट्री की दीवारों पर अब नई परछाइयों का अक्स उभरता है और उनकी खौफनाक चीखें सदा के लिए उस खंडहर फैक्ट्री में गूंजती रहती है। अगली सुबह जब स्थानीय पुलिस और गांव के लोग फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई भी जीवित नहीं मिलता। बस उन दीवारों पर फैली हुई धुंधली परछाइयां, जो जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हो कि यहां से वापस लौटना अब मुमकिन नहीं।